Assalamu alaikum students. Today we are going to start the next chapter, which is unit number 5, gravitation. In this chapter we will learn about Newton's law of gravitation. Gravitational forces are consistent with Newton's third law, यानी gravitational law of gravitation का न्यूटन थर्ड लॉ से क्या रिलेशन है, कैसे ये एक दूसरे को फुलफ़िल करते हैं. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे फुलफ़िल हो रहा है. ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, वेट के बारे में पढ़ेंगे, मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और मास ऑफ अर्थ के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं, ग्रेविटी की वैल्यू विद एल्टीट्यूड्स चेंज कैसे होती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं, उनके ऑर्बिट्स के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हम यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. टॉपिक नंबर 5.1, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है? इसका सबसे पहले जो स्टडी स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी आइजैक न्यूटन ने 1665 में. क्या बताइए, इस वक्त स्टडी कर रहा था कि प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, कैसे जब और जो हमारे पास है मून है वो अर्थ के गिर्द कैसे रिवॉल्व करता है. तो इसके बारे में वो स्टडी कर रहा था. तब एक एप्पल ने फॉल किया और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है. इसके जो एप्पल फॉल किया था ट्री से, और ये ट्री के नीचे बैठ के स्टडी कर रहा था, तो एप्पल फॉल किया था उसके ऊपर. तब उसके माइंड में ग्रेविटी का ख्याल आया था कि कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जिस वजह से एप्पल अगर ट्री से टूटा है तो उस ज़मीन के ऊपर गिरा है. तो उसके पीछे कोई ना कोई फ़ोर्स है. वो फ़ोर्स उसने स्टडी किया. उसने बाद में डिस्कवर किया कि यही फोर्स, इसी फोर्स की वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, रिवॉल्व करते हैं, और जो मून है वो अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है. और फॉलिंग ऑफ बॉडीज़ के पीछे भी यही फोर्स है विच इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो उसने स्टडी किया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को. उसके बाद उसने लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ, उसने एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया. उसने उसके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी कोई भी चीज़ है यूनिवर्स के अंदर, वो हर दूसरी ऑब्जेक्ट को एक फ़ोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके मैसेज के. यानी जितना ज़्यादा दोनों के मैस होंगे उतनी ही ज़्यादा ये फोर्स भी ज़्यादा होगी. तो प्रोडक्ट ऑफ मैसेज पर डिपेंड करता है. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब जितने ज़्यादा डिस्टेंस होगा इनके दरमियान उतनी ज़्यादा फोर्स कम होगी. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी चीज़ कम होगी. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के मतलब अगर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो ये फोर्स डिक्रीज़ कर जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज. यानी हम कंसीडर कर लेते हैं दो ऑब्जेक्ट्स, दो स्फेयर्स हैं हमारे पास. एक का मैस है m1 है. इसी डायग्राम में एक का मैस है हमारे पास m1 और दूसरे का मैस है m2. ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद फोर्स f. तो मैस m1 और m2 अट्रैक्ट करेंगे. इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, d है. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 which is product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. d square, d distance है तो square of distance मतलब d square हो जाएगा. अब दोनों प्रोपोर्शनल है, फोर्स के प्रोपोर्शनल है, तो हम इनको कंबाइन कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस को. हमारे पास आ जाएगा m1 m2 ओवर d स्क्वायर. जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म होता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है. यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो g आएगा. इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं विच इज़ g. और g को हम लॉ कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं. इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये वैल्यू बहुत स्मॉल वैल्यू है. 10⁻⁻11 का मतलब है 0.00011 टाइम 0 आ जाएगा, उसके बाद 6.673, यानी इस तरह की इसकी बहुत स्मॉल वैल्यू है. तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके दरमियान ये जी की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट होती है. तो इस फोर्स के साथ हमारे पास होता है. लेकिन चूँकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी स्मॉल हैं, या उसके लिहाज से, ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो हमें इतनी ज़्यादा ये अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें इतनी फील नहीं हो रही होती. लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें और अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो हर ऑब्जेक्ट का अर्थ के ऊपर वेट होता है. वो वेट इसी वजह से होता है क्योंकि अर्थ जो है वो इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है. और इस चीज़ की वजह से ही हमें हर ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे फील हो रहा होता है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है. वो ज़्यादा फोर्स से, जितना हमने पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज, ये मास ज़्यादा है
तो जितनी ज़्यादा मास होगा उतनी फोर्स से क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, जिस वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स का वेट फील होता है अर्थ के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, फिर हमारे पास इसकी डेरिवेशन है और आगे फिर इसकी एक्सप्लेनेशन ये आ जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट में हमारे पास ये एमसीक्यूज़ में इसकी वैल्यू ऑफ जी आ जाती है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी। एमसीक्यूज़ में मोस्टली पूछा जाता है ये। तो हमारे पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ मास और या वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। के रीज़न क्या है, तो रीज़न हमारे पास यही है कि हम जो अर्थ का अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट्स का वेट है, अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से हमें उसका वेट फील होता है। नेक्स्ट है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक दूसरे से कैसे रिलेटेबल हैं। अब एक ऑब्जेक्ट अपनी तरफ दूसरे को अट्रैक्ट करता है विथ फोर्स, हम लेट कर लेते हैं F1। एफ जो M1 है ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा, फोर्स F के साथ उसे अट्रैक्ट करता है। दूसरा भी ऑब्जेक्ट उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों यहाँ पे BC की अगर हम बात करें, इसने अपनी तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करनी है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों की फोर्सेस जो हैं वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ये इस साइड पे जा रही है और दूसरी साइड पे जा रही है, दोनों की फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है। लेट्स से अगर ये फोर्स एक्शन है तो ये फोर्स क्या होगी, रिएक्शन फोर्स होगी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये हमारे पास फुलफिल हो रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ। The action and reaction due to force of gravitation are equal in magnitude but opposite in direction. This is consistent with Newton's third law of motion, which states to every action there is an equal but opposite reaction. तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ भी फुलफिल हो रहा है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन फोर्स होता है। तो आज के यही टॉपिक थे। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, तो ये लाजमी याद करना है आप लोगों ने।